तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है तीन बड़ी चेंजेस आती हैं। एक तो जो यूरोप जो दुनिया का सुपर पावर था, फ्रांस और ब्रिटेन मेनली और जर्मनी उससे पहले, तो वो सुपर पावर पॉलिटिक्स में चेंज आती है। और वेस्ट के अंदर पहली दफा जो यूरोपियन पावर कंट्रोल था या पॉलिटिकल कंट्रोल था और वर्ल्ड पावर पॉलिटिक्स के अंदर वो चेंज होता है। और यूरोप से पावर या लीडरशिप की जो बैटन है या जो सुपर पावर का स्टेटस है वो चला जाता है अमेरिका के पास। और अमेरिका, जो कि अगले हम लेक्चर में देखेंगे, अमेरिका बिकम्स द सुपर पावर एंड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर या वेस्ट की। दूसरी तरफ जो चेंज आती है जिसको हम बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, और वो था कि सोवियत यूनियन ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म बिकेम दी अदर्स या सेकंड सुपर पावर, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को लीड कर रहा था। और तीसरी जो चेंज आती है ऑफ कोर्स वो आती है जो कोल्ड वॉर की बिगिनिंग है, बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है और उस कोल्ड वॉर के अंदर फिर जो है ये सारी डेवलपमेंट। तीसरी जो चेंज आती है वो आती है यूएनओ का बनना और डीकोलोनाइजेशन का स्टार्ट होना। यूएनओ की जो चार्टर है वो ये कहता है कि आप किसी भी मुल्क के ऊपर गैर कानूनी तरीके से, यानी कि उस मुल्क की मर्जी के बगैर हुकूमत नहीं कर सकते हैं, तो जितने भी फॉरेन पावर्स हैं उनको, उन मुल्कों को आज़ादी देना होगी। तो डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। आल्दो वो इमीडिएटली नहीं हुआ। अफ्रीका में अगर देखें, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे वगैरह को, नामीबिया, कीनिया वगैरह को, बहुत से और अफ्रीका के मुसलमान मुल्कों को आज़ादियाँ 20-20, 30-30 साल तक बाद में मिली है यूएनओ के बनने के बाद भी। खैर, तो अब ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है अब दुनिया में बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, डिवीजन है, सोवियत यूनियन, अमेरिका, यूरोप का जो वेस्टर्न हिस्सा है, यानी कि जो वेस्ट यूरोप है जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका आता है, सॉरी फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका तो नहीं आता, अमेरिका तो नॉर्थ अमेरिका में आता है, फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह, बेल्जियम है और पुर्तगाल है, ऑस्ट्रिया वगैरह है, हॉलैंड है, ये अमेरिका के साथ चले जाते हैं। वेस्टर्न यूरोप जो है कैपिटलिस्ट ब्लॉक जो है, आगे हम लेक्चर में इसको डिटेल में देखेंगे। और जो सोशलिस्ट ब्लॉक है उसमें ईस्टर्न यूरोप होता है, रशिया, ये सोवियत यूनियन होता है। अब उसमें जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था मुस्लिम वर्ल्ड के टॉपिक में कि जो मुस्लिम वर्ल्ड के 3-4 बड़े मेजर पावर प्लेयर्स होते हैं, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, वो अमेरिकन कैंप में चले जाते हैं, कैपिटलिस्ट ब्लॉक में चले जाते हैं। तो इस डिवीजन के बाद मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो है या मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो तीन तरह की मूवमेंट्स डेवलप होती हैं 1950 से लेकर 2001 तक। और वो तीन तरह की मूवमेंट्स क्या है कि एक तरफ जो है अमेरिका है, वो ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट को कंट्रोल किया जाए जैसे यूरोप और ब्रिटेन कंट्रोल कर रहे थे पहले। दूसरी तरफ जो है वो रशिया है, ये सोवियत यूनियन है, उसकी ख्वाहिश है कि मिडिल ईस्ट को कंट्रोल किया जाए और मिडिल ईस्ट में उसका इन्फ्लुएंस हो। और तीसरी तरफ जो है वो इंडिजिनस यानी कि डोमेस्टिक, लोकल मिडिल ईस्टर्न मुल्कों के अंदर मुस्लिम मूवमेंट्स हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी हैं और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स भी हैं, जो ये चाहती हैं कि हमारा ना तो सोवियत यूनियन का कंट्रोल हमारे ऊपर हो, इन्फ्लुएंस हो, ना अमेरिका का हो, बल्कि हम एक इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस अपनी एक पॉलिसी रखें और उस पॉलिसी का ताल्लुक हमारी फलाह से, हमारी वेलफेयर से हो, हमारे लोगों के राइट्स और इंटरेस्ट से हो और हम अपने इलाकों को खुद गवर्न करें और रूल करें। तो अब अमेरिका की जो पॉलिसी थी वो बड़ी हद तक ये थी कि इन इलाकों को किस तरह जो है वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंदर रखा जाए। और उस इन्फ्लुएंस के लिए अमेरिका ने 3 पॉलिसीज अपनाई। पहली पॉलिसी ये थी कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर या मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो है वो ज़्यादातर जो है वो मिलिट्री गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करेगा और मुनार्क्स को सपोर्ट करेगा। ये अमेरिका की पहली पॉलिसी थी कि मिडिल ईस्ट के अंदर या मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर वी कैन नॉट अफोर्ड डेमोक्रेसीज, हमें जमहूरियतें या डेमोक्रेसी जो है वो सूट नहीं करती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स आएंगी वो उसको प्रेशराइज करना या उनसे अपने इंटरेस्ट को पूरा करवाना शायद अमेरिका के लिए पॉसिबल ना हो या इतना ईजी ना हो। तो इसके लिए अमेरिका ने पहली पॉलिसी ये बनाई कि मिडिल ईस्ट के अंदर दे विल सपोर्ट द मुनार्क्स एंड किंग्स और अरिस्टोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स, क्योंकि उनको प्रेशराइज करवाना और उनको इन्फ्लुएंस करना जो है वो ज़्यादा इजी होता है और ज़्यादा आसान होता है। लेकिन बहुत से मुल्क ऐसे थे जहाँ पे अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं था बादशाहों को सपोर्ट करना या मोनार्की को इंस्टॉल करना। तो वहाँ पे अमेरिका की पॉलिसी, जैसे पाकिस्तान था फॉर एग्जांपल, जैसे इजिप्ट था, जैसे फॉर एग्जांपल टर्की था, तो इन मुल्कों में अमेरिका की पॉलिसी ये थी कि हम मिलिट्री गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करेंगे, यानी कि मिलिट्री रिजीम्स को, और फौज को पावर में लाएंगे और फिर फौज को इन्फ्लुएंस करके अपने इंटरेस्ट को पूरा करवाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्या था कि इन मुल्कों में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस ना हो। तीसरी पॉलिसी ये थी अगर कहीं पे हमें मजबूरन थोड़े टाइम के लिए बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट अगर हमें डेमोक्रेसी और इलेक्शन को सपोर्ट भी करना पड़ता है तो वी विल मेक श्योर कि वहाँ पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स पावर में ना आए। तो ये अमेरिका की मिडिल ईस्ट की पॉलिसी रही है।
लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका को मिडिल ईस्ट के अंदर दो तरह की रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है। एक जो है वो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थी, और वो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थी यानी कि कौम परस्ती की तहरीकें, ये वो तहरीकें थी जिनकी लीडरशिप ने इन मुल्कों की आज़ादी के लिए फ्रांस और बरतानिया के खिलाफ जंगें लड़ी थी। तो वो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी जिनका झुकाव बड़ी हद तक सोशलिज्म की तरफ था या लेफ्ट की तरफ था या सोवियत यूनियन की तरफ था, क्योंकि सोवियत यूनियन ने उन मुल्कों को आज़ादी के लिए सपोर्ट किया था, डिप्लोमेटिकली भी, मिलिटरली भी, पोलिटिकली भी। तो वो एक किस्म की प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट थी। उन मूवमेंट को लीड कर रहा था कर्नल जमाल अब्दुल नासिर, जिसने अरब नेशनलिज्म की बात की और अरब पैनिज्म की बात की 1954 में जो मिस्र का सदर बना, रेवोल्यूशनरी लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट नेशनलिस्ट लीडर। और उस मूवमेंट का अरब नेशनलिज्म या अरब पैनिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम अरब बुनियादी तौर पे एक कौम है और हमें मुख्तलिफ मुल्कों में तकसीम कर दिया गया। ये मुल्क ऐसे ही रहे, लेकिन हमारी खारजा पॉलिसी, हमारी मिलिट्री पॉलिसी और हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो एक होनी चाहिए, ताकि हम दुनिया के अंदर एक पावर पॉलिटिक्स में रोल प्ले करें और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। और उसकी एक वजह ऑफकोर्स इसराइल भी था, क्योंकि तब तक इसराइल बन चुका था और अमेरिका जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा था, उसकी रीजन ये भी। तो अमेरिका ने इसको काउंटर करने के लिए इन तीन पॉलिसीज के साथ साथ मुस्लिम दुनिया के अंदर जो कंजर्वेटिव रिलीजियस ग्रुप थे, जो कंजर्वेटिव रिलीजियस ग्रुप्स थे, यानी कि जो थोड़ा बहुत इंतहा पसंद मुसलमान ग्रुप्स थे, मजहबी तौर पे कंजर्वेटिव थे, इन नेशनलिस्ट को और लेफ्टिस्ट को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने उनको सपोर्ट किया। इसलिए अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर आपको जमात इस्लामी वगैरह की सपोर्ट नजर आती है, और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर आपको इराक में बाथ पार्टी की सपोर्ट नजर आएगी, और इजिप्ट के अंदर आपको इख्वानुल मुस्लिमीन या मुस्लिम ब्रदरहुड को अमेरिका सपोर्ट करेगा। तो ये जो अच्छा, और इसके साथ साथ जो मिलिटेंट ग्रुप्स आपको आज नजर आते हैं जिनको आप टेररिस्ट कहते हैं, ये बड़ी हद तक अमेरिका की 1960, 70 और 80 की उन पॉलिसियों का नतीजा है जो अमेरिका ने मुस्लिम वर्ल्ड में सोशलिज्म को, लेफ्ट को और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को काउंटर करने के लिए इन मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट किया था। और उन मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करने का ऑब्जेक्टिव था कि वहाँ पे जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, जो सोवियत यूनियन की तरफ झुकाव रखती हैं या नेशनलिस्ट हैं, उनको काउंटर किया जा सके। तो ये थी वो अमेरिका की पॉलिसी। और इसको काउंटर करने के लिए 1980s में हम अफगानिस्तान के लेक्चर में देख चुके हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन में, कि अमेरिका ने किस तरह अफगान जिहाद को सपोर्ट किया, प्रॉक्सी वार को, और उस प्रॉक्सी वार से फिर तालिबान निकले और अलकायदा बनी, जिनको अब अमेरिका टेररिस्ट कहता है। तो इनकी रूट्स वो 50s तक जाती हैं। तो ये है वो बैकग्राउंड जिसके कॉन्टेक्स्ट में ये सारी डेवलपमेंट हुई है। अब चौथा जो पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि व्हाई इज मिडिल ईस्ट सो इंपॉर्टेंट, व्हाई वेस्ट लव्स मिडिल ईस्ट, व्हाई वेस्ट इज सो मच डीपली इंटरेस्टेड इन द मिडिल ईस्ट। वेस्ट की मजबूरी क्या है, क्यों मिडिल ईस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाई मिडिल ईस्ट मैटर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मिडिल ईस्ट। Why is Middle East so important? अच्छा, अगर आप मिडिल ईस्ट की इंपॉर्टेंस को स्टडी करना चाह रहे हैं तो, और मिडिल ईस्ट जो है वो 20वीं सदी से लेके 21वीं सदी तक इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैं आपको 4 से 5 फैक्टर्स बता देता हूँ। पहला जो फैक्टर है कि वाई इज मिडिल ईस्ट सो इंपॉर्टेंट, या मिडिल ईस्ट की इंपॉर्टेंस की वजह क्या है और वेस्ट क्यों इतने इंटरेस्टेड है। द फर्स्ट फैक्टर इज द इकोनॉमिक फैक्टर और जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मिडिल ईस्ट। This is the first factor, the geo-economic factor. दूसरा जो फैक्टर है वो जियोस्ट्रेटेजिक फैक्टर है, या जो ज्योग्राफी है मिडिल ईस्ट की। सो दिस इज द सेकंड फैक्टर, जियोस्ट्रेटेजिक। तीसरा जो फैक्टर है वो ऑफ कोर्स जियोस्ट्रेटेजिक फैक्टर के साथ जो इसकी ज्योग्राफी, जियो पॉलिटिकल फैक्टर जो है, तीसरा जो फैक्टर है वो है political factor। और चौथा जो फैक्टर है, the fourth factor which is again very important, कि why West is so important, is of course the Israeli factor। So these are 4 major factors. Let's discuss one by one to move on to next. Okay, so first is the economic and geo-economic factor, economic factor। अगर आप देखें तो दुनिया का तकरीबन जो 60 से 70% ऑयल है वो मिडिल ईस्ट के अंदर प्रोड्यूस होता है, और मोर देन 50% जो ग्लोबल गैस है उसकी प्रोडक्शन भी मिडिल ईस्ट के अंदर होती है। 70% के करीब जो दुनिया का ऑयल है, जो ग्लोबल ऑयल है, जो कि ग्लोबल एनर्जी की और ग्लोबल इकोनॉमी की बैकबोन है, रीढ़ है ग्लोबल इकोनॉमी की, ग्लोबल एनर्जी की,
तो वो जो 70% दुनिया का ऑयल और गैस है वो शिप होता है स्टेट ऑफ हरमूज से, जो ईरान के सी बॉर्डर के साथ है। ओके, तो ये तो है इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कि मिडल ईस्ट जो है इसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल और गैस के रिजर्व्स जिस एक रीजन में पाए जाते हैं वो मिडल ईस्ट है, उसके बाद रशिया है और फिर सेंट्रल एशिया है। तो ये तो इसकी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस है। और आपको पता है कि 1950 से लेकर 2000 तक जो अमेरिका और यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो एनर्जी थी, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, वो मिडिल ईस्ट के ऑयल और गैस से, जो मिडिल ईस्ट का वो ऑयल और गैस जो शिप किया जा रहा था या एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोप को और अमेरिका को, उससे वो डेवलपमेंट हो रही थी। तो ये वो फैक्टर था। अगर आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, जॉब्स क्रिएट करनी है, ग्लोबल इकोनॉमी में सुपर पावर बनना है और ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करना, तो यू नीड दिस ऑयल एंड गैस। तो ये फैक्टर था। दूसरा ऑफ कोर्स जियो स्ट्रेटेजिक फैक्टर था। जियो स्ट्रेटेजिक फैक्टर में अगर आप देखें जो उस वक्त बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था और जो कोल्ड वॉर पावर पॉलिटिक्स थी, उस कोल्ड वॉर पावर पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है मिडिल ईस्ट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम वेस्ट एशिया कहते हैं। मिडिल ईस्ट तो मैंने बताया क्यों कहते हैं। एक तरफ ये साउथ एशिया से कनेक्ट होता है अरेबियन सी के जरिए पाकिस्तान के साथ, दूसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट है वो आपको रेड सी के जरिए अफ्रीका से कनेक्ट करता है और फिर अफ्रीका आपको मेडिटेरेनियन सी के जरिए यूरोप से कनेक्ट करता है। तो इसकी जियोग्राफी और जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने दुनिया की सुपर पावर बनना है और दुनिया की ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के अंदर ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करना है, तो मिडिल ईस्ट के ऊपर आपका कंट्रोल या इन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करते हैं तो आप अफ्रीका को कंट्रोल कर सकते हैं और आपकी अफ्रीका तक एक्सेस होती है। ओके, और अगर आप मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप जो अफ्रीका, एशिया और यूरोप को जो मिलाने वाले समंदर हैं आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको पता है दुनिया की 70 से 80% जो ट्रेड रूट्स हैं वो सी ट्रेड रूट्स हैं, सी शिप लेन्स हैं। ये इसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कि एक तरफ ये आपको एशिया के डिफरेंट जोन्स या एरिया से, साउथ एशिया से, ईस्ट एशिया से, वेस्ट जो है साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है और फिर आपको ये अफ्रीका से कनेक्ट करता है रेड सी के जरिए और फिर ये मेडिटेरेनियन सी के जरिए आपको यूरोप से कनेक्ट करता है। और अफ्रीका, एशिया और यूरोप जो है आपको पता है ये दुनिया का 80% बनते हैं टेरिटरी के लिहाज से भी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉपुलेशन के लिहाज से भी और इकोनॉमी के लिहाज से भी। तो इसलिए ये बड़ी इसकी जियो स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट। फिर जो है वो पॉलिटिकल फैक्टर है और पॉलिटिकल फैक्टर ये है कि इन मुल्कों के अंदर जो लीडरशिप बैठी हुई, जैसे मैंने पहले बताया, वो बड़ी हद तक बादशाह हैं या फिर मिलिट्री रिजीम्स हैं, ज़्यादातर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने की वजह से अमेरिका को और यूरोप को फैक्ट फेयर ये रहता है कि अगर यहाँ पे डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशंस आते हैं, पब्लिक रेवोल्यूशंस आते हैं या मैस रेवोल्यूशंस आते हैं, जैसे कि अरब स्प्रिंग में हुआ जो आगे हम जाके डिस्कस करेंगे, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इन मुल्कों के अंदर ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप इमर्ज हो सकती है, ऐसी पॉलिटिकल जो है वो फिलॉसफीज आ सकती हैं डेमोक्रेसी वगैरह की सूरत में, जो कि अमेरिका और यूरोप की लाइन को या इंटरेस्ट को परसू नहीं करेंगे, जिससे यूरोप और अमेरिका के इंटरेस्ट थ्रेट हो सकते हैं और उन इंटरेस्ट को थ्रेट बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वो यहाँ पे ये पॉलिसीज इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैंने पहले बताई है। और उस कॉन्टेक्स्ट में फिर वो यहाँ पे जो पोलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं उनको वीक रखते हैं, उन पोलिटिकल गवर्नमेंट्स को दे कीप देम डिपेंडेंट फॉर देयर सिक्योरिटी ऑन अमेरिकन यूरोप। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो सऊदी अरब जो है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट है। इस वक्त सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के हज़ारों फौजी तैनात हैं, पोस्टेड हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सऊदी जो बादशाह है, ये रॉयल रिजीम है, उसको प्रोटेक्ट करना। इस तरह जो अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है दुनिया में अमेरिका के बाद वो कतर के अंदर है, जिसको सेंटकॉम कहते हैं या सेंट्रल कमांड कहते हैं। और उस सेंटकॉम या सेंट्रल कमांड का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो अमेरिका की जो इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और मिलिट्री इंटरेस्ट अफ्रीका के अंदर और एशिया के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करना है। और अमेरिका की इस पॉलिसी को कहा जाता है मीना। दिस पॉलिसी ऑफ अमेरिका इज कॉल्ड मीना, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। कि अमेरिका की जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री इंटरेस्ट हैं मिडल ईस्ट के अंदर और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर। और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर आपको पता है सीरिया, इजिप्ट वगैरह जो है, सोमालिया जो है, सूडान, और ये वो मुसलमान मुल्क आते हैं, ख़ास तौर पे लीबिया, इजिप्ट, सीरिया, सूडान, ये वो मुसलमान मुल्क हैं। नाइजीरिया जो ऑयल और गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर अमेरिका के ऑफकोर्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। तो ये नॉर्थ अफ्रीकन मुस्लिम स्टेट्स हैं और फिर ये दे गो ऑन टिल द रेड सी टू द मिडल ईस्ट।
तो इनके साथ मिलकर अमेरिका जो अपनी मिलिट्री पॉलिसी बनाता है उसको वो मीना कहता है, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो ये है वो रीजन। और फिर इसराइली फैक्टर है कि इसराइल जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका सिक्योर अमेरिकाज इंटरेस्ट, और इसराइल का जो इन्फ्लुएंस है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उस इन्फ्लुएंस की वजह से आपको ये सारा नजर आती है अमेरिका की पॉलिसी। इसराइल की इन्फ्लुएंस अमेरिका के ऊपर दो तरह से है। एक तो अमेरिका जो है वो इस खित्ते में अपने मफादात को पूरा करने के लिए इसराइल को एक रीजनल सुपर पावर के तौर पे इस्टेब्लिश करना चाहता है, जो बड़ी हद तक वो कर चुका है कि कल को अगर इन मुसलमान मुल्कों में चेंजेस आती भी हैं तो इसराइल के जरिए इनको काउंटर किया जा सके, या इसराइल वहाँ पे मौजूद हो अपने अमेरिका के डिफेंस और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। दूसरी रीज़न, इसराइल की जो इन्फ्लुएंस और लॉबी है अमेरिका के अंदर, वो भी मजबूर करती है अमेरिका को इसराइल को सपोर्ट करे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिडल ईस्ट।